हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग कंप्यूटर की आज 3rd क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने आपको 50-50 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं, जिसमें से मैंने पीडीएफ के माध्यम से वो क्वेश्चन भी शो किए हैं जो लास्ट टाइम यूपीएससी जेई में पूछे गए हैं। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से शो किए हैं। यदि इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विथ चांदनी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप मैंने जल्द ही क्रिएट किया है ताकि मैं आप सभी लोगों को टाइम से इसकी पीडीएफ पहुंचा सकूं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सबका, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो आपका मीडी पोर्ट होता है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, इसका अदर कोई उद्देश्य नहीं है। आपको अगर सीधी सीधी भाषा याद हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, सुपर है वो। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुल मिला के रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को। सबसे पहले संगीत वर्ड पकड़िए, तो संगीत का क्या है मतलब म्यूजिक। ठीक है। फिर अगला कह रहा है संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए। साउंड कार्ड, साउंड में कुछ डा टाइप का वर्ड आ रहा है, साउंड में कुछ डा टाइप का आपका वर्ड आ रहा होगा। आप भी अगर बोल के देखेंगे तो साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मीडी। आप एमडी ही याद रखेंगे तो वहाँ पर आप रिलेट करा पाएंगे। जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप बहुत ही इजीली इस चीज़ को पकड़ लेंगे। तो संगीत उपकरण यानी कि म्यूजिक, और आपका साउंड डा तो डी मीडी आपका हो गया। ठीक है। तो मेरी समझ से अब आप नहीं भूलेंगे कि संगीत उपकरणों को पोर्ट कौन सा जोड़ता है, तो वो मीडी पोर्ट होता है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बहुत ही इजी है कि वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो वो सिस्टम यूनिट है। अगला है फ्रेंड्स, आपकी जो की होती हैं वो कंट्रोल की, शिफ्ट की और आल्ट की को मॉडिफायर की कहते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों की का काम होता है किसी अदर बटन को सपोर्ट में लेते हुए काम करना। कंट्रोल का भी, शिफ्ट का भी और आल्ट का भी। ये अपने आप में सिंगल कोई वर्क नहीं करती हैं, आप इनको प्रेस करके फिर अदर बटन दबाएंगे तो फिर काम करती है। तो ये मॉडिफाई करती है, मॉडिफायर की इनको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के। दोस्तों, कीबोर्ड हो या आपका मोबाइल का कीपैड हो, आपने एक ज़माने में सुना होगा क्वर्टी कीपैड, है ना। जब हम लोग के मोबाइल में कीपैड होते थे बटनों वाले, तो वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि क्वर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। कि क्वर्टी जो आपने सुना है वो लगभग किससे जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो आपका कीबोर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है। ये एक टाइम पे मोबाइल में भी क्वर्टी कीपैड आता था। ठीक है, अभी भी आता है कहीं कहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाना या 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाना। इसका मतलब है यदि आपका कर्सर यहाँ है तो इसको आपको यहाँ पहुँचाना है। एक तो ये कंडीशन हो गई कि दाईं ओर हमें खिसकाना है। अगला जो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है 2 शब्दों के बीच रिक्त स्थान। मान लीजिए एक जगह लिखा हो हमने चांदनी, ठीक है, अगली जगह लिखा हमने स्टडी, तो चांदनी और स्टडी के बीच में हम गैप देंगे ना, तो उस गैप को कह रहा है कैसे लाएं, और एक कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे खिसकाएं, किस बटन के माध्यम से खिसकाएं। तो यहाँ पर कह रहा है स्पेस बार की के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर जो की लिखा हुआ है वो KEY की है। ठीक है, वो हिंदी वाला की नहीं है। तो स्पेस बार, दोस्तों ये जो आपके कीपैड होता है, कीबोर्ड होता है, उसमें सबसे जो लंबी बटन होती है वो आपकी स्पेस बार की कहलाती है। कोई भी वर्ड आप लिखेंगे तो उस स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो आपका एक स्पेस कर्सर दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक अक्षर के लिए ABCD के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक होती है आपकी शिफ्ट की,
दूसरी होती है कैप्स लॉक। ठीक है, तो जो शिफ्ट की का काम रहता है वो भी कैपिटल करती है और कैप्स लॉक है वो भी कैपिटल करती है, लेकिन शिफ्ट को आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा या प्रेस कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका ABCD जो भी लिखेगा वो कैपिटल में लिखेगा। फ्रेंड्स क्लियर है, ये शिफ्ट के लिए है। या तो आप उसे बार बार प्रेस करें, जितनी बार आप A लिखें, जितनी बार आप B लिखें, जितनी बार आप C लिखें, या तो आप जो है शिफ्ट को एक बार प्रेस कर लें फिर एक ABC कंटिन्यू लिखते चले जाएं। तो ये प्रक्रिया कोई नहीं करता है, सिर्फ ये प्रक्रिया तभी की जाती है जब आपको किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना हो। ठीक है, इसी की जगह दोस्तों अगला आता है ये कैप्स लॉक। यदि आपको पूरा कोई लेटर सिर्फ कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है तो आप एक बार कैप लॉक्स जो की है उसको प्रेस कर दीजिए और कंटिन्यू आप टाइपिंग करते चले जाइए। तो जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो आपके कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। आपको बार बार कैप्स लॉक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली होकर के आपका कोई भी लेटर है टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कैप्स लॉक और शिफ्ट में आप अंतर समझ गए होंगे। कैप्स लॉक को कैपिटल लिखने के लिए आपको एक बार प्रेस करना है, शिफ्ट को आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा या उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब भी कोई आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें जब आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो वो स्कैन होकर के ही अपलोड होती है। तो पहली चीज़ तो पिक्चर स्कैन हो गई, प्लस जो टेक्स्ट होता है वो भी स्कैन होता ही होता है। और जो स्कैनर है फ्रेंड्स वो अपनी ही भाषा को रीड करता है, कोड वाली भाषा को। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, कह रहा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आपका टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक मान्य है। तो वो आपका है कीबोर्ड। सभी जानते हैं, जो बिल्कुल अनजान है कंप्यूटर से वो भी जानता है कि कोई भी डेटा एंट्री करने के लिए आपको कीबोर्ड का जो है इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा फीड करने में किया जाता है, यानी कि एंटर करने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, जैसे कि जो यहाँ पर इनपुट डिवाइस दिया हुआ है इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस भी होती हैं और इनपुट डिवाइस भी कई सारी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस में आपका माइक भी आता है, आपका माउस भी आता है, स्कैनर भी आता है। इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस भी कई हैं। तो आप लेक्चर को कंटिन्यू रखिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करा दूंगी। और आज के इस वीडियो में अभी आउटपुट डिवाइस आपको आगे मिलेंगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ध्यान रखिएगा, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य जो सूचना ट्रेवल करती है वो बसेस के रूप में करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्सनल कंप्यूटर के विकास क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसको श्रेय दिया जाता है। तो वो IBM को। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा श्रेय IBM को ही दिया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है स्कैनर के बारे में। आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने स्कैनर के बारे में बात की है। कह रहे हैं स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इनपुट डिवाइस। जस्ट अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया कि स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, माउस भी आता है, माइक भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, बहुत सारी इसी तरीके से डिवाइसेस है जो मैं आपको आगे और क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ कि स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता तथा मेमोरी में स्टोर करता है। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बिल्कुल क्लियर किया था कि स्कैनर अपनी ही भाषा समझता है, डिजिटल कोड समझता है। जैसे जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आपको पेमेंट करना है तो आप देख सकते होंगे फ़ोन पे कुछ इस प्रकार है और बहुत तिरछा उरछा बना रहता है, वो आपके समझ में नहीं आता ये स्कैन क्या करना है, लेकिन वो उनका अंदर ही अंदर कोई कोड होता है, डिजिटल कोड। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर कि स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। एक प्रश्न कि कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, वो इमेज भी स्कैन करता है और आपका टेक्स्ट यानी कि डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करता है, को डिजिटल कोड में परिवर्तित कर देता है। वो स्कैन करके अपनी ही भाषा में परिवर्तित कर देता है और वहाँ पर मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो है प्रश्न उस पर आते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रकार का प्रिंटर प्रयोग करते हैं। तो लेज़र प्रिंटर। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए लेज़र प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका
डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, देख सकते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए माउस की कौन सी बटन को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये आपका माउस है और बीच में आपका हल्का सा जॉइंट्स है, तो एक तरफ होती है राइट की आपकी, एक तरफ होती है लेफ्ट की, तो आपको राइट की प्रेस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये राइट की को प्रेस करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर जाने के लिए। तो वही यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, राइट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ आउटपुट डिवाइस भी होती हैं और कुछ आपकी इनपुट डिवाइस भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। हर साल का मीन ये है कि अगर उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं तो मान लीजिए एक प्रश्न आउटपुट या इनपुट डिवाइस से होगा ज़रूर, ये श्योर है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये आउटपुट डिवाइस हैं, ऐसे ही इनपुट डिवाइस भी होती हैं जिसकी मैंने आपको अभी चर्चा करी, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इस तरीके से आपकी इनपुट है, यहाँ पर जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी आउटपुट है। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देख सकते हैं यहाँ पर मॉनिटर है आउटपुट, प्लॉटर है, कार्ड रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, टेप रीडर है। ठीक है, इतने आपके जो 7 आइटम हैं ये आपके हैं आउटपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, पहला मॉनिटर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा कार्ड रीडर, चौथा आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और पांचवा आपका प्रिंटर, छठवां आपका स्पीकर और 7वां नंबर है टेप रीडर। ध्यान कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ चार 5 बार दोहरा लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इनके अल्फ़ाबेट से याद हो तो आप इनके अल्फ़ाबेट से भी याद कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा MPCSPST। ठीक है, ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस का फर्स्ट लेटर है। तो M से मॉनिटर हो गया, P से आपका प्लॉटर हो गया, C से कार्ड रीडर हो गया, S से आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, P से आपका प्रिंटर हो गया, S से स्पीकर हो गया, T से टेप रीडर हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 P यूज हुए हैं, ध्यान दीजिएगा 2 P आपके यूज हुए हैं। एक P से आपका प्लॉटर है, दूसरे से प्रिंटर है, एक से प्लॉटर है, दूसरे से प्रिंटर है। तो ऐसे करके जब आप 5 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको आई एम श्योर है कि बिल्कुल भी याद हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। M से सिंगल नेम है मॉनिटर, T से सिंगल नेम है टेप रीडर। ठीक है, यहाँ पर 2 S आए हुए हैं। आपका एक जो S है वो तो फेमस है स्पीकर, भूलेंगे नहीं कभी, सिर्फ एक ही S आपको याद करना है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, ये आप कम सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बताइएगा कहीं कठिनाई हो तो। अगला प्रश्न भी फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, सिंपल सा पूछ रहा है कंप्यूटर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम वो किस में देखते हैं, तो मॉनिटर में। जो आपकी सामने टेलीविज़न जैसी स्क्रीन दिखती है आपको कंप्यूटर के भाग में, वो आपका मॉनिटर कहलाती है। कोई भी चीज़ आप डेटा डालते हैं, एंट्री फीड करते हैं, तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है कहाँ देखते हैं, मॉनिटर में। हमारी नज़रें कहाँ रहती हैं, मॉनिटर पर रहती हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों कौन सी है, तो मॉडम है। ध्यान रखिएगा, आउटपुट मैंने आपको बता दी है, इनपुट के भी उदाहरण बता दिए हैं। मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है। आज का लेक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो इससे एक प्रश्न ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में ये मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कंप्यूटर की कौन कौन सी मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी है। तो मेमोरी 2 ही प्रकार की होती है आपकी, एक रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का आपका है रीड ओनली मेमोरी। पूछ सकता है अगर बहुत इजी पेपर बनाया तो, अदरवाइज अब इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि लाइट के चले जाने पर जो भी आपका डेटा होता है या कोई भी कंटेंट है वो नष्ट तब नहीं होता जब वो रोम में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर लाइट चली गई तो अगर आपका डेटा रोम में सेव है तो वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, रोम में डेटा परमानेंटली सेव रहता है। आपका अगला प्रश्न है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रह होता है, तो रैम में। जस्ट अभी मैंने 1 सेकंड पहले बताया कि रोम में आपका परमानेंट रहता है और रैम में आपका टेम्परेरी स्तर पर रहता है। ध्यान रखिएगा, रोम में परमानेंट, रैम में आपका टेम्परेरी। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रश्न है ये, कह रहा है माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को
मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं। फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पर अगर कोई फाइल या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको आप उठा के इधर शिफ्ट कर रहे हैं और जो ये शिफ्ट करने के दौरान आपने इसको मूव कराया वो प्रक्रिया आपकी ड्रैगिंग कहला रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है बाह्य या स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आपकी सहायक मेमोरी है। दोस्तों मैंने आपको सीडी का पहले भी फुल फॉर्म बता रखा है। सीडी का मैंने अभी लास्ट लेक्चर में ही लगभग बताया हुआ है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पर आप डीवीडी का भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ध्यान रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल VERSATILE, ठीक है, वर्सटाइल डिस्क होता है डीवीडी का। और ये किसका उदाहरण है? तो वो ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेन ड्राइव क्या है? बहुत ही सिंपल है, आप सब ने देखी है पेन ड्राइव, सब ने यूज़ की है पेन ड्राइव, लेकिन सिंपल यहाँ पर उसकी सिर्फ परिभाषा पूछ रहा है कि वो है क्या। तो वो क्या है? एक हटाई जाने वाली, यानी कि आप उसको हटा भी सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, फिर ज़रूरत हो तो फिर सिस्टम पे लगा सकते हैं। तो हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। एक मेमोरी तो आपके ऑलरेडी सिस्टम में फीड है, ठीक है, जो आप बाहर से उसको हटाते हैं, लगाते हैं, तो ये आपकी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, कह रहा है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो वो कैश मेमोरी का। ठीक है, सबसे कम जो एक्सेस टाइम है वो आपका कैश मेमोरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी का संबंध हार्ड डिस्क से है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है कि फाइल को, कोई भी फाइल आपने यदि बनाई तो उसको आपने सेव कर दी Ctrl+S दबा के, Ctrl+S दबा करके आपने उस फाइल को सेव कर दी, फिर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। तो सिंपल सी बात कह रहा है किसी भी फाइल को बना करके सेव कर दिया और कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो डेटा कहाँ सेव रहेगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। ध्यान रखिएगा, फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर दिया तो डेटा आपका अंदर ही अंदर कहाँ रहेगा? सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इजी है, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई की माप क्या होती है? बिट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कंप्यूटर की इकाइयों में, ध्यान दीजिएगा, जो भी इनकी इकाई है, इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है? जो सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है वो पूछ रहा है। तो जो सबसे बड़े क्रम से शुरुआत होता है वो है फ्रेंड्स आपका टीबी, अगला है आपका जीबी, और फिर आपका एमबी, फिर आपका केबी। ठीक है, वही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस गोले के अंदर, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कोई भी फाइल है यदि उनमें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, ले सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एग्जीक्यूटेबल कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टी शब्द मैंने बताया था, एक से अधिक जो भी हो जाता है तो मल्टी शब्द जुड़ जाता है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर है मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसी प्रकार से मल्टी शब्द जहाँ हो उसका अर्थ यही है कि यहाँ पर एक या एक से अधिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है मस्तिष्क की प्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे छोटा, सबसे तीव्र तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, फुगाकू कंप्यूटर जापान का था, इसके पहले तिन्हे था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तीव्र कंप्यूटर कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा, सबसे तीव्र गति वाला जो कंप्यूटर है वो आपका क्वांटम कंप्यूटर है। सो फ्रेंड्स आज की 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। दोस्तों बात करें अगर 50 क्वेश्चन की तो आप लोग समझ सकते हैं ये 50 प्लस ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर प्रश्न से जुड़ा हुआ कम से कम 1 या 2 प्रश्न बता देती हूँ जो भी मुझे लगता है कि नहीं हाँ इससे रिलेट कर पा रहा है ये, तो हर लेक्चर में अपने 50 प्लस ही क्वेश्चन जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, सबसे एंड में जो भी लास्ट के 30-40 सेकंड रहते हैं मैं उसी में कहती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, अपने बहुत से फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। आप अपने भाई बहनों को भी शेयर करिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में
मैं फिर से 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के। आई होप दोस्तों आपको जो 3 क्लासेस मैंने ली हैं काफ़ी हद तक 40 से 50 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। आप इसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। आप 19 दिसंबर तक हर क्लास को रात में सोते टाइम एक बार सिर्फ हेडफोन लगा के सुन लिया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सिर्फ सुन लिया करिए, मोबाइल मत देखा करिए, तब भी आपको आवाज़ सुनने से ही 10-15 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अगर आप याद करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।